हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, कौन सा यूनिट 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। राइट, लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बनाने वाले हैं जो कि हमारे पास लीनियर मोशन में ऑलरेडी थे। जैसे कि लीनियर मोशन में हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की डिराइव्ड फॉर्म थी F इज इक्वल टू एम ए, और उसी तरह से मोमेंटम का एक फॉर्मूला था m इंटू वी। तो इन फॉर्मूलाज के पैरेलल रोटेशनल मोशन में कैसे फॉर्मूलाज बनने चाहिए, जैसे F की जगह पे आ जाता है टॉर्क, मास की जगह पे आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय आ जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक रिलेशन ये भी बनना चाहिए टॉर्क आई और अल्फा के बीच में। इन द सेम वे जैसे लीनियर मोमेंटम, मास और वेलोसिटी कनेक्टेड है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी भी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो पैरेलल पैरेलल वाले रिलेशंस हमें बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रिलेशन बिटवीन, और इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इनके बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है। ओके, हम क्या मान लेते हैं, एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। वो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूम रही है। राइट, वी कंसिडर अ बॉडी जो कि n पार्टिकल्स की बनी हुई है, और बॉडी एज ए होल किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अगर पूरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी ओमेगा होगी। इट मींस एवरी पार्टिकल इज मूविंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। राइट, और सबका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं, लेट ए बॉडी has got n particles, right? उनके masses क्या हैं, m1, m2 and so on mn, right? उनके पोजीशन वेक्टर कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। उनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, r1, r2 स्केलर फॉर्म में लिख लेते हैं, एंड सो ऑन rn। ओके, और बॉडी एज ए होल घूम रही है किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ? किस एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ? एक्सेलरेशन की बात करनी है अल्फा के साथ। और अल्फा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, बिकॉज द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। ओके, तो इफ अल्फा इज कांस्टेंट फॉर एवरी पार्टिकल, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगी? हम जानते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन होता है A इज इक्वल टू आर अल्फा। ये मोशन इन अ प्लेन में हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूं, उसकी पोजीशन r1 है और एक्सेलरेशन उसकी अल्फा है। सिमिलरली अगर सेकंड पार्टिकल की एक्सेलरेशन की बात करूं तो रेडियस उसका r2 है, लीनियर एक्सेलरेशन उसकी भी अल्फा है, एंड सो ऑन। लास्ट पार्टिकल की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर उसका r1 और rn और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अब यहां से अगर हमें फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर काम कर रहा टॉर्क देखना, वो हमें पता है r1 F के बराबर होगा, राइट, r1 F1, राइट। अब F1 की वैल्यू क्या होगी, m1 इंटू a1 बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। जो टेंजेंशियल फोर्स होती है वो तो मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। आगे एक्सेलरेशन किसके बराबर है, a1। a1 किसके बराबर है, r1 अल्फा के। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से बेटा सेकंड पार्टिकल के ऊपर कितना काम करेगा टॉर्क, m2
r2 स्क्वायर अल्फा। अब यहां से डायरेक्टली बनाते जाएंगे, ऐसे सारे बनेंगे। एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, टोटल टॉर्क। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो टोटल टॉर्क होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल पे लग रहे टॉर्क के सम के बराबर होता है। वी ऑलरेडी नो दिस। तो T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन, mn rn स्क्वायर अल्फा। सब में से अल्फा क्या निकल जाएगा, कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, mn rn स्क्वायर, और आउटसाइड क्या बचेगा, अल्फा। Now look at the bracket term. What is m1 into r1 square? This is moment of inertia of first particle. m2 r2 square moment of inertia of second particle. mn rn square moment of inertia of nth particle. तो ये I1 plus I2 plus I3 and so on in तक है, यानी कि total moment of inertia I है, साथ में अल्फा as it is आ गया। Isn't it the relation between torque, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? तो जिस तरह का रिलेशन हमारे पास लीनियर मोशन में होता है F इज इक्वल टू एम ए, उसी से मिलता जुलता रिलेशन रोटेशनल मोशन के अंदर होता है, बस वहां पे सारी क्वांटिटीज का रोटेशनल इफेक्ट आ जाता है। फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है, टॉर्क। इनर्शिया जो कि मास द्वारा दिया जाता है, उसका रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर एक्सेलरेशन का रोटेशनल इफेक्ट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो इस तरह से ये रिलेशन डिराइव होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिलेशन भी कुछ इसी तरह से डिराइव करना है हमें, राइट। उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड a relation between angular momentum moment of inertia and angular velocity. कंसीडरेशंस यहां पे भी सेम रहेंगी कि मान लीजिए एक बॉडी है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड के साथ, कितनी है, ओमेगा। अगर पूरी बॉडी की एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो उसके हर एक पार्टिकल की भी एंगुलर स्पीड क्या होगी, ओमेगा। तो जो फर्स्ट पार्टिकल होगा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ये होता है, v इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इनटू एंगुलर स्पीड। ये रिलेशन हम मोशन इन अ प्लेन में ऑलरेडी बना चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, राइट। तो सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्टिकल की जब वो घूम रहा होगा, जब बॉडी घूम रही है तो उसका एक पार्टिकल क्या बना रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है। उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वो लीनियर होती है। तो v1 यहां से कितनी आएगी, r1 ओमेगा, राइट, क्योंकि ओमेगा तो सबके लिए सेम है। v2 क्या आएगी, दैट विल बी r2 ओमेगा। इस तरह से चलते हुए vn क्या आएगी, rn ओमेगा, राइट। अब अगर ये पता चल चुका है तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है r1 p1 किसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, इक्वल टू m1 v1। यही होता है। v1 की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दो आप, कितनी है, r1 ओमेगा। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सो फर्स्ट पार्टिकल का जिसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी r1 ओमेगा थी, एंगुलर स्पीड ओमेगा थी, पोजीशन r1 थी, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा r1 p1, वेयर p1 इज द लीनियर मोमेंटम अलोंग द टेंजेंट। वो क्या है, m1 v1 होता है फ्रॉम लीनियर मोशन। v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये बन गया m1 r1 स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या बनेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, राइट। इसी तरह से लास्ट पार्टिकल के लिए क्या बनेगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा।
अल्टीमेटली अगर आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम देखना है सभी पार्टिकल्स का, तो ये तो हम सीखा है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, L1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर ओमेगा। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। सब में ओमेगा क्या है? कॉमन। तो ब्रैकेट में अल्टीमेटली क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn square outside omega. What is m1 r1 square? That is moment of inertia of first particle. m2 r2 square moment of inertia of second particle. mn rn square moment of inertia of nth particle. तो ये सबका इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इनको क्या किया हुआ है? ऐड। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? I और साथ में रहेगा ओमेगा। तो L I और ओमेगा के बीच में ये रिलेशन है, राइट। एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए I और ओमेगा आपस में एडजस्टमेंट करेंगे। I बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। ये आगे पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? जिस तरह से हमारे पास तीसरे टॉपिक पे और आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, इसके बाद बस एक जर्नलाइजेशन है। तीसरा और आखिरी टॉपिक क्या है? उस टॉपिक में हमें जिस तरह से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता था कि किसी प्रोसेस में अगर बाहर से, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगती है तो उसका मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। जैसे F इज इक्वल टू dp/dt है। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी तो P क्या रहेगा वहां पे? कांस्टेंट। ये पढ़ा है हमने। तो वही एक चीज यहां पे पढ़नी है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। व्हाट डज द स्टेटमेंट सेज? जैसे यहां पे स्टेटमेंट होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इसी को कोलिजन में भी यूज करते थे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन जहां पे कोलिजन हो, यहां पे सिंपली बोल सकते हैं कि अगर बाहर से कोई फोर्स न लगे तो किसी सिस्टम के पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, लीनियर मोमेंटम। उसी तरह से यहां कह सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, अगर बाहर से कोई टॉर्क ना लगे, the angular momentum of a body is constant। उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है? टॉ इज इक्वल टू dl/dt। तो अगर टॉर्क 0 हो जाएगा, हमने कहा है ना कि पहली शर्त क्या है? एक्सटर्नल टॉर्क क्या लगे? 0। तो L यहां से क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। L कांस्टेंट है तो I और ओमेगा की प्रोडक्ट भी कांस्टेंट है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि L कांस्टेंट होता है, L जो होता है वो I ओमेगा की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल के I2 हो जाता है तो डेफिनेटली वहां पे एंगुलर वेलोसिटी अपने आप बदल जाएगी टू कीप द प्रोडक्ट इक्वल और सेम। या फिर हमें पता, एक तो ये रिलेशन काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल्स में अर्थ श्रिंक हो गई, एक्सपैंड हो गई तो कितनी तेजी से घूमने लगेगी या कितनी स्लो हो जाएगी। या फिर हमें पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 न्यू या फिर 2 t। तो यहां हो जाएगा I1 2 is equal to I2 2 t2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे
I1 बाई T1 इज इक्वल टू I2 बाई T2, ये रिलेशन भी चलेगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम होगा, राइट। ये दोनों रिलेशन काफी काम के हैं। इसकी आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे आपने ओपेरा डांसर्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं, या आइस स्केटिंग का इवेंट देखा होगा। आइस स्केटिंग के इवेंट में या ओपेरा डांसिंग में क्या होता है कि कोई भी ओपेरा प्लेयर अपनी आर्म्स को स्प्रेड करके या उसको अंदर करके अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है, राइट। दूसरा, आपने उन स्विमर्स को देखा होगा जो एक फ्लैट बोर्ड पे हाइट से खड़े होकर जंप करते हैं, तो बीच हवा में वो क्या करते हैं, अपने ये जो बैली एरिया होता है, स्टमक, ठीक है, उस तरफ अपने आप को कर लेते हैं, जैसे गर्दन भी अपनी उस तरफ और लेग्स भी उस तरफ, मतलब छोटे हो जाते हैं। तो अगर साइज कम करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। आई डिक्रीजेस, ओमेगा इंक्रीजेस टू कीप द प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो वहां पे बहुत तेजी से समरसॉल्ट्स लगाते हैं, ठीक है। अगर आप एक रोटेटिंग चेयर पे बैठ जाओ जिसमें आपको एक बार पुश देके बस घुमा दिया गया टॉर्क देके, उसके बाद आपके हाथ में डंबल्स हैं, तो जब आप डंबल्स को बाहर करोगे तो आप स्लो हो जाओगे, और जैसे ही आप डंबल्स को अंदर करोगे आप तेज हो जाओगे। बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे पास जो कि इसके ऊपर बेस्ड है, राइट। फाइनली हमें क्या करना होता है, फाइनली हमें यहां पे कंपेयर करना होता है लीनियर मोशन को और रोटेशनल मोशन को, और कंपेयर करना बहुत आसान है। देखो मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो एक तरफ आपको बना लेना है लीनियर मोशन और दूसरी तरफ रोटेशनल मोशन। ये कंपैरिजन है सिलेबस में। सबसे पहले किनका कंपैरिजन करते हैं, क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं। कैसे, पहली क्वांटिटी लीनियर मोशन में होती है डिस्प्लेसमेंट, या रादर आई शुड कॉल इट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और सिंबल क्या होता है इसका, एस। रोटेशनल मोशन में क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं एंगुलर पूरा नहीं लिख रहा, ये अंडरस्टूड है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, थीटा के साथ। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लीनियर वेलोसिटी, डिनोट करते हैं v के साथ। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करते हैं ओमेगा के साथ। तीसरा यहां पे है लीनियर एक्सेलरेशन, डिनोट करते हैं a के साथ। और यहां पे है एंगुलर एक्सेलरेशन, डिनोट करते हैं अल्फा के साथ। ये एनालॉजी तो आपने देखी होगी। चौथा, यहां पे हम बात करते हैं फोर्स की, जिसको F के साथ डिनोट करते हैं। यहां पे हम बात करते हैं टॉर्क की, जिसको हम टॉ के साथ डिनोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की, जिसको डिनोट करते हैं P के साथ। और यहां पे आ जाता है एंगुलर मोमेंटम, जिसको डिनोट कर सकते हैं L के साथ, राइट। नेक्स्ट और लास्ट, जो रोल मास प्ले करता है किसमें, लीनियर मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है किसमें, रोटेशनल मोशन में। और डिनोट कैसे करते हैं उसको, I के साथ। तो ये कंपैरिजन है क्वांटिटीज का, ठीक है। राइट आफ्टर दैट हम यहां पे कुछ एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं किस एक्सप्रेशन को कंपेयर करूंगा कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है, और यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं हम। दूसरा, यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है।
यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो F इज इक्वल टू dp/dt या फिर ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां पे क्या होता है टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt या फिर I ओमेगा, राइट। यहां पे इन केस ऑफ लीनियर मोशन टॉर्क होता है Fs और यहां पे होता है टॉ थीटा, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। आप एक बार कंप्लीटली इसको समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर मुश्किल था ही नहीं। आगे आ जाता है कि इन केस ऑफ लीनियर मोशन जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² होती है, और रोटेशनल मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा² होती है, राइट। ये रिलेशन। इस केस में जो पावर डिलीवर्ड इंस्टेंटेनियस पावर होती है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है, यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर टॉर्क इनटू ओमेगा होता है, राइट। देन उसके बाद अगर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करें तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम व्हिच यू कॉल इंपल्स, ये बराबर होता है mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये लीनियर में है सारा। रोटेशनल मोशन के केस में इंपल्स, यहां पे मैं सिंबल I यूज नहीं करूंगा क्योंकि I ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फिक्स है, सो लेट्स राइट इट इंपल्स, राइट। यहां पे जो होगा इंपल्स वो टॉर्क इनटू टाइम या फिर टॉर्क इनटू टाइम के अलावा यहां पे होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, राइट। इस तरह के एक्सप्रेशंस बनेंगे हमारे पास। उसके अलावा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मुझे शायद लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी उन चीजों को पढ़ लिया था। तो यहां तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगला जो सेशन होगा दैट विल बी फोकस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स डन टुडे। थैंक यू।